Assalamualaikum student. Today our topic of discussion is about nuclear physics. Student सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 21 आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने न्यूक्लियर फिजिक्स की अंदर की कहानी को समझना है तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अनक्लैरिटी आपके माइंड में नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखी, ये 20 मिनट्स आपकी ज़िंदगी के ये 20 मिनट ज़ाया नहीं जाएंगे और आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में नई राहों का पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। आपको यूट्यूब की दुनिया में ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फिजिक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स की डिफाइन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे वर्ड न्यूक्लियर यूज हुआ है। न्यूक्लियर न्यूक्लियस से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि फिजिक्स की इस ब्रांच में हम न्यूक्लियस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। फिजिक्स की वो शाख जो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करती है वो कहलाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। आल्सो पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस, और इस बात की भी स्टडी करती है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में फौरन से ये कंसेप्ट आ जाता है कि हम बात किसकी करने जा रहे हैं, न्यूक्लियस की। स्टूडेंट, सबसे पहले जब एटम के स्ट्रक्चर की बात हुई तो ये बात हम बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी कर चुके हैं, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी कर चुके हैं कि जब इनिशियली एटम का स्टार्ट था तो सबसे पहले जे थॉमसन ने अपनी प्लम पुडिंग थ्योरी दी और उसने ये बताया कि लेट सपोज हमारे पास एक खीर की जो है आप डिश ले लें, कोई भी एक खीर है, तो उस पूरी जो हमारे पास जो भी बर्तन है खीर का वो भरा हुआ है, तो उसको उसने पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया और उसमें जो किशमिश के दाने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वहाँ पे रिवॉल्व फिक्स हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो था वो रदरफोर्ड ने दिया। स्टूडेंट, रदरफोर्ड ने ये बताया कि हमारे पास ऐसा नहीं है, बल्कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के अंदर कहीं बहुत ही छोटे से हिस्से पे पाया जाता है और एटम का टोटली मैस लाई करता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये वो पॉइंट था जो रदरफोर्ड ने पेश किया और इसने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर की कि मोस्टली जो एटम का साइज है वो खाली है, वो एम्प्टी है, और कुछ हमारे पास जो है उसमें एक थोड़े से हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज लाई करता है और उसको हम न्यूक्लियस से बोलते हैं। स्टूडेंट, इन 1920 ही जस्ट डेथ। अब यहाँ इससे पहले 1920 से पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। तो 1920 में रदरफोर्ड ने ये सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कुछ पाया जाता है जिसका इसने जो नाम रखा वो न्यूट्रॉन था। और इसने कहा कि ये जो पार्टिकल तीसरा है जो इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं इसके ऑर्बिट्स में, तो वो पार्टिकल न्यूट्रल है। तो ये बात इसने की। फिर इसी रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट था जेम्स चैडविक, जो इसी के अंडर जो है वो वर्क कर रहा था। तो 1930 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और आफ्टर ऑल इसको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज से ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट, ये थी इसकी कहानी कि हमारा जो एटम था
उसकी इब्तिदा कैसे हुई और ये फिर ग्रो कैसे करता गया, ये परवान कैसे चढ़ा। तो ये हमारे पास रदरफोर्ड ने ये आइडिया दिया। इसके स्टूडेंट जो कि जेम्स चैडविक था, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और 1930 में इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो ये थी इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स और ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड। स्टूडेंट जो आज आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियस। अब हम एटम को छोड़ के न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है वो न्यूक्लियर है फिजिक्स है। तो स्टूडेंट इसके लिए कुछ पॉइंट आप माइंड में बिठाएं कि न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा जरा है, बहुत ही छोटी जगह का नाम है एटम के अंदर। कितनी छोटी स्टूडेंट, लेट्स सपोज एक क्रिकेट स्टेडियम है, पूरा का पूरा क्रिकेट स्टेडियम है, लोगों से भरा हुआ है और उस स्टेडियम को हम मान लेते हैं कि ये एक एटम है। वो स्टेडियम क्या है, एक एटम है। तो उस स्टेडियम के अंदर पड़ी हुई छोटी सी एक बॉल, एक गेंद, वो उसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। स्टूडेंट आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के मुकाबले में कितना छोटा है। कि एक स्टेडियम है, वो एटम है, और उस स्टेडियम के अंदर पड़ी हुई एक बॉल, वो क्या आपका न्यूक्लियस है। तो इतना ये छोटा है, न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट कि अबाउट 99% mass of the atom lies, about 99% mass of the atom lies in the nucleus। कि इसका तकरीबन 99.9 भी कहीं पे लिखा होता है कि इतना मैस जो है वो न्यूक्लियस में लाई करता है। बाकी एटम का कोई अपना मैस है तकरीबन नहीं है, ना होने के बराबर है। स्टूडेंट तो ये आप ये कंसीडर कैसे करेंगे, आपको यहाँ समझने में ये मुश्किल हो सकती है कि इतना छोटा न्यूक्लियस और इस इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना ज्यादा एटम का सारा मैस वो लाई कैसे करता है। तो ये पॉइंट है स्टूडेंट न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है स्टूडेंट, अगर एक स्ट्रिप ले लें आप, एक छोटी सी 1 क्यूबिक आपके पास कुछ स्ट्रिप हो, तो उसमें जो उसका न्यूक्लियर और वो किस में हो, उसमें ये न्यूक्लियर चार्ज हो, इतनी सी स्ट्रिप पे उसका मैस जो है आपके लाखों किलोग्राम, करोड़ों किलोग्राम से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्ट्रिप अगर इतना ज्यादा मैस रखती है तो फिर आपके पास एक न्यूक्लियस में भी इतना 99 जो मैस है 99% वो लाई कर सकता है। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ एटम इज 10 पावर 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। स्टूडेंट तो ये है हमारे पास है, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है तो इसका भी रेडियस है कोई ना कोई, और यहां से इस एटम का भी कोई ना कोई रेडियस है। अब ये जो एटम का रेडियस है ये न्यूक्लियर के रेडियस का 5 गुना है। स्टूडेंट तो वही बात आ गई कि हमारे पास एक स्टेडियम है और उस स्टेडियम के अंदर एक बॉल पड़ी है, तो उस बॉल का रेडियस और स्टेडियम का रेडियस आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्टेडियम का रेडियस जो होगा उस बॉल के रेडियस से कितने गुना ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास इसका था थर्ड पॉइंट। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कोई भी डिस्कस नहीं करेगा कि हमारे पास आखिर वो रीजन क्या है कि एक एटम है और वो स्टेबल है। एक बात और आपको यहां बताता चलो कि आप ये हरगिज ना सोचिएगा कि एटम की हमारी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये हरगिज अपने माइंड से ये पॉइंट निकाल दें कि अगर एटम ना हो, एटम स्टेबल ना हो, तो हम में से कोई भी स्टेबल नहीं होगा। हम में से कोई स्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये कि आपकी दुनिया का निज़ाम चल ही नहीं सकता अगर ये एटम जो है हमारे पास है स्टेबल है ना हो। तो इसको पढ़ना हमारे ऊपर क्या, हमारे लिए लाजमी है क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस की वजह स्टेबिलिटी ऑफ एटम है। तो वो पॉइंट कि हाउ एटम इज स्टेबल एंड हेंस वी आर स्टेबल। कैसे एटम स्टेबल है? हाँ, अगर वो स्टेबल है
तो फिर हम भी क्या है, स्टेबल है। स्टूडेंट ये कुदरत जो है, ये नेचर खुद ब खुद ये काम कर रही है, हालांकि हमारा हिस्सा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हुआ क्या स्टूडेंट कि हमारे पास जो मैस ऑफ प्रोटॉन था, मैंने एएमयू में लिख दिया है, आप किलोग्राम में लिख सकते हैं। जो मैस ऑफ प्रोटॉन था और मैस ऑफ न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन जो बाद में डिस्कवर हुआ प्रोटॉन से, तो देखा ये गया कि न्यूट्रॉन का जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस से 0.1% जो है वो ज्यादा है। तो स्टूडेंट ये 0.1 इज एन एक्सीडेंट, ये खुद ब खुद से हुआ, और यही है स्टेबिलिटी ऑफ एटम का राज, और ये है वो सीक्रेट जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं बताएगा कि हमारे पास एटम स्टेबल है। तो किस वजह से है? ये इंक्रीमेंट है जो नेचर ने खुद दिया है हमें, एक्सीडेंटली है, हमने इसमें कोई एडिशन नहीं की। तो ये हमारे पास 0.1% इस न्यूक्लियस एटम का स्टेबल होना, इसमें जो ये पीछे किसकी वजह से ये स्टेबल है, तो ये वो सीक्रेट है, ये वो राज है। इसको हम डिटेल में यहाँ इसकी वजाहत करेंगे, या इसको स्टडी करेंगे जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे, जब हम मैस डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सिर्फ ये बताना था कि हमारे पास जो एटम स्टेबल है वो सिर्फ इस न्यूट्रॉन के 0.1% मैस के इंक्रीमेंट की वजह से, और अप्रॉक्सीमेटली इनका मैस सेम लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, ये हमने इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस की सीरीज में चल रहे हैं। एटॉमिक मैस यूनिट क्या है स्टूडेंट? हमारे पास पार्टिकल्स आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ये इतने छोटे हैं कि हमारे पास हम इनको किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते। तो ये वो पॉइंट है कि किलोग्राम यूनिट को होते हुए, हालांकि मैस को तो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन ये इतने छोटे हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज आपके पास ऐसे आ जाता है कि 1.6606 10⁻⁻27। अब 10⁻⁻27 किलोग्राम में हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ये नहीं मेजर किया जा सकता किलोग्राम में। तो इसलिए हमने एक एटॉमिक मैस यूनिट, जिसको यूनिफाइड मैस स्केल भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पे हम डिस्क्राइब किया कि हमारे पास अगर इन इलेक्ट्रॉन, इन पार्टिकल्स और इन एलिमेंट्स के मैस को हम एटॉमिक मैस यूनिट में, ये यूनिफाइड मैस स्केल में इनको एक्सप्रेस कर लें, तो हमें इनकी कैलकुलेशन करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये वो पॉइंट है कि जिसकी वजह से हम एटॉमिक मैस यूनिट को यूज करते हैं। कोई भी अगर पॉइंट है फिजिक्स में, किसी भी साइंस की ब्रांच में, तो वो फजूल नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, कि हमने यहाँ पे कार्बन को लिया है एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट। कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हुए इसका जो 1/12 पार्ट होगा वो कहलाएगा एटॉमिक मैस यूनिट या यूनिफाइड मैस स्केल। इसको यू से भी नोट करते हैं, AMU भी लिखते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट। अब 1 AMU या 1 U आपके पास किसके बराबर होता है? 1.6606 10⁻⁻27 kg। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ से लाजमी याद रखना है। अब यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट, कि हमारे पास अगर ऐसा था कि एटॉमिक मैस यूनिट तो आ गया, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ हमारी क्या रिश्तेदारी थी कि हमने कार्बन ही को क्यों लिया स्टैंडर्ड के तौर पे? ऐसा तो नहीं था कि हमारी हुकूमत थी और हमने अपनी मर्जी के वजीर रख लिए, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। कार्बन को लेने की, कार्बन को स्टैंडर्ड तस्लीम करने की एक खास वजह है। वो वजह क्या है हमारे पास, वो आज हमें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि व्हाई वी टेक ओनली कार्बन, कार्बन ही क्यों लेते हैं एज स्टैंडर्ड एलिमेंट इंस्टेड ऑफ एनी अदर एलिमेंट? हम हाइड्रोजन, हीलियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्यों नहीं ले सकते? उनके साथ क्या दुश्मनी है? स्टूडेंट हुआ ये कि हमने कार्बन को स्टैंडर्ड के तौर पे लिया क्योंकि हम वहां उस साइड की तरफ जाते हैं जहां हमें सिंप्लिसिटी मिलती है, जहां हमें जो है वो थोड़ी बहुत आसानी मिलती है। हम इजी वे जो है वो क्या करते हैं, इख्तियार करते हैं। तो हमने कार्बन को स्टैंडर्ड माना।
स्टूडेंट जब आप कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हैं और कार्बन का 1/12 यहां से आप कैलकुलेट करते हैं, तो वो 1/12 आपके पास जो अप्रोक्सीमेटली आता है, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ मैस ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन। अब यहाँ कार्बन का जो 12वां हिस्सा लेते हैं वो इस एक प्रोटॉन के मैस के बराबर आ जाता है, इस प्रोटॉन के मैस के बराबर आ जाता है। मतलब यहाँ जो आपके पास हाइड्रोजन का मैस नंबर है और यहाँ जो मैस आ रही है 1/12 पार्ट, ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का मैस नंबर और इसकी मैस जो है, इसका जो एटॉमिक मैस यूनिट में मैस होगा, वो आपस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अब हमने कार्बन को स्टैंडर्ड माना, उसका 1/12 लिया, वो हाइड्रोजन के प्रोटॉन, हाइड्रोजन के मैस नंबर के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि अब हाइड्रोजन को लेके हमें किसी और एलिमेंट का अगर उसका मैस फाइंड करना हो, तो हम अब इसको लेके आगे उसका मैस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल स्टूडेंट, जैसे हम हीलियम के एग्जांपल ले लेते हैं 2 4। अब इसका जो मैस नंबर है वो 4 है। हम सिंपली क्या करेंगे कि इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन की एटॉमिक मैस यूनिट में मैस के साथ, वो 1 पॉइंट समथिंग जो भी है उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हम हीलियम का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट वो पॉइंट जिसने हमें मजबूर किया कि जब आपने एटॉमिक मैस यूनिट को डिस्कस करना है तो आपने स्टैंडर्ड कार्बन को लेना है, ना कि किसी और एलिमेंट को। तो यहाँ कार्बन को लेने से हमें एक इजीएस्ट वे मिला कि जिसकी बुनियाद पर अब हर एक एलिमेंट के मैस याद रखना हमारे लिए, आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन की याद रखेंगे और कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाएगा उसके मैस नंबर को हम हाइड्रोजन की मैस के साथ मल्टीप्लाई करके उस गिवन एलिमेंट का मैस जो है वो एटॉमिक मैस यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं एटॉमिक नंबर, मैस नंबर और कुछ आगे हम चल के बातें करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरी बेसिक पॉइंट था, शायद मैंने डिस्कस नहीं किया, कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इनकी जो नंबर है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये पॉइंट भी आप साथ है ऐड करें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, चार्ज नंबर भी बोलते हैं। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर, इट इज डिनोटेड बाय जी। स्टूडेंट, एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम यहाँ पे गलती करते हैं, कंफ्यूजन ये रहती है कि हम ये कह बैठते हैं कि चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो आपस में बराबर है, तो इसलिए कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कह दें। स्टूडेंट, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कंसीडर नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे वजह क्या है, तो वजह यह है कि हम लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन लाई करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन अब अगर ये एटम आपका पड़ा है ग्राउंड स्टेट में, आप इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं या आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देते हैं, तो आपके पास एटॉमिक नंबर तो कम हो गया। आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो एटॉमिक नंबर तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेके चलें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर की वैल्यू वेरी कर रही है, जो नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हम सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये पहला पॉइंट था, इट इज नोटेड बाय जी, इसको जी से हम डिनोट करते हैं।
टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अगर आपको न्यूक्लियस के चार्ज कितने वो कैलकुलेट करना हो तो हम आप सिंपली क्या करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे, मीन है आपका एटॉमिक नंबर कितना है, आपका जी कितना है, और दूसरा पॉइंट कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19। यहां पे पुट करेंगे Ze से एटॉमिक नंबर को 4 नंबर से मल्टीप्लाई करने से टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर ए न्यूट्रल। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, मैस नंबर, कि हमारे पास मैस नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये एक बड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम आपको पढ़ाया ये जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड मैस नंबर, लेकिन यहाँ पे जब भी आप न्यूक्लियॉन्स का नाम सुनते हैं तो आप कांपने लग जाते हैं, पता नहीं न्यूक्लियॉन्स कहां से आ गए। तो स्टूडेंट ये कोई नई चीज नहीं है, ये सम है इन दोनों का। ये क्या है? सम है इन दोनों का कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स। तो ये इन दोनों भाइयों का इकट्ठा नाम है जो इन्हें घर में बुलाते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियॉन्स है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनसाइड द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड मैस नंबर। तो आपको कोई 4 डेफिनेशन बता दिए, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप रट्टा लगा के ये ना पढ़ें, बल्कि आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो फिजिक्स आपको एक गेम की तरह लगेगी। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको ए से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास कोई एलिमेंट है और आपने उसको लिखना है, तो आप लिखेंगे कैसे? लेट सपोज ये x है, अब इसका एटॉमिक नंबर Z यहां लिखा जाएगा और इसका मैस नंबर A हम यहां पे लिखेंगे। तो ये है इसके लिखने का तरीका कि नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे या चार्ज नंबर, और ऊपर हम क्या लिखेंगे? मैस नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि अगर हमें कोई एलिमेंट दिया हो तो हम उसमें से हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम, हाउ वी कैन डिस्क्राइब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन अ गिवन एटम। तो स्टूडेंट यहां पे एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन कितने हैं? 1। जब हम ये बात स्टूडेंट पहले कर चुके हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस रीजन से हमारे पास ये एटम का जो चार्ज है वो न्यूट्रल होता है। हम इसको न्यूट्रल, एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, उतना चार्ज इधर हमारे पास प्रोटॉन पे, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम इज एज अ होल इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। स्टूडेंट यहाँ पे चलो बातों से बात निकल आई कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि एटम पे एज अ होल चार्ज कितना होता है, तो आप बताएंगे कि एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। आयनाइज होना बाद की बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज होना बाद की बात है, बट इन ग्राउंड स्टेट या ये क्या होता है कि न्यूट्रल पार्टिकल। अब जैसे हम कह चुके हैं यहाँ प्रोटॉन 1 है, तो फिर इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1 होगा। तो स्टूडेंट अब बात आई कि हम न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। तो न्यूट्रॉन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियॉन्स माइनस ये जी, न्यूक्लियॉन्स माइनस प्रोटॉन, या आप ऐसे कह लें कि मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मैस नंबर इसका कितना है? 1, एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इसका मतलब है इन केस ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रॉन 0 होंगे, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। तो स्टूडेंट सिमिलरली हमारे पास ये हीलियम है, तो हीलियम में प्रोटॉन कितने एटॉमिक नंबर? हमारे पास 2 है। अगर ये 2, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 2। ये तो रहने वाले हैं सेम। और जो न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या आएंगे? 4 - 2, तो ये भी आपके पास ये भी 2 आ जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास यूरेनियम के एग्जांपल है, तो इसमें प्रोटॉन जो है वो 92 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आपस में हमेशा बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होंगे 92। बट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मैस नंबर माइनस है एटॉमिक नंबर, तो ये आपके पास 235 माइनस 92, तो ये जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये तकरीबन 143 है, आप मजीद चेक कर लेना। तो ये है हमारे पास है न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की आप तादाद बताए, तो आपने सिंपली प्रोटॉन से शुरू करना है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ प्रोटॉन आ गए। एज इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो फिर ये भी वही होंगे जो प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 3 एग्जांपल देखी, अब इन एग्जांपल से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्मॉल एलिमेंट होते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स के लिए हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है ये अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, जैसे इन केस ऑफ हीलियम हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे लार्ज एलिमेंट्स के लिए प्रोटॉन की तादाद लेस देन न्यूट्रॉन होती है, जो इन केस ऑफ यूरेनियम आप देख चुके हैं, और इन केस ऑफ हीलियम ये भी आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट ये भी माइंड में बिठा लेने हैं कि हमारे पास छोटे एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपस में सेम होते हैं, और लार्ज एलिमेंट के लिए प्रोटॉन की तादाद न्यूट्रॉन की तादाद से हमेशा कम होती है, जो कि आप इन केस ऑफ यूरेनियम में देख रहे हैं। तो ये स्टूडेंट था आज का हमारा टॉपिक कि एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के या सीरीज में हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हर एक पॉइंट आपको क्लियर से समझा पाया हूं और आप समझ पाए। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी तरफ से कोई टॉपिक जो है वो मुश्किल लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे जल्द अज जल्द वीडियो अपलोड की जाए। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।